हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री सिविक्स बुक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर सेकंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म कंप्लीट करने वाले हैं। और जिस बुक से मैं आज आपको ये कंप्लीट करवाने वाला हूँ वो है द ट्रेल पब्लिकेशन का हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक्स चैप्टर में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो वो आपका साइंस स्टेशन, आपका अपना चैनल साइंस स्टेशन है। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे लगातार जो है वो अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एंड फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन इंग्लैंड। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में फैला और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का इम्पैक्ट क्या होता है। और इसी इम्पैक्ट में से एक इम्पैक्ट होता है द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म। तो इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे पूरी कंप्लीट करने का, और यदि संभव हो पाया। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बस इसमें कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है और एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को समझाने में काफी ज्यादा टाइम क्लासेस में लगती है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एंड द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म को आज की इस वीडियो में हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें ये जानना है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे। तेजी से कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव होना, ये जो बदलाव है वो हम लोग इंडस्ट्री को लेकर के देखेंगे इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आने की बहुत तेजी से जो आपका इंडस्ट्री है उसका जो ग्रोथ है वो कैसे होता है। और उसके बाद वो जो नेक्स्ट मेन टॉपिक देखने वाले इस चैप्टर में वो राइज ऑफ इंपेरियलिज्म है, यानी कि एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री को अपने अंडर में कैसे ले ली थी। तो ये मेनली बेसिकली आपका ये चैप्टर का टॉपिक हो गया। तो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि आखिर क्या कंडीशन रहा रेवोल्यूशंस आने से पहले का, जो सिस्टम था, जो कल्चर था, वो आखिर कैसा था। तो मेडिवल पीरियड में क्या होता है कि जो मेन लोगों की ऑक्यूपेशंस था वो आपका बेसिकली एग्रीकल्चर था। ये लोगों की मेन ऑक्यूपेशन था और जो जितने सारे लोग थे वो सभी के सभी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और जितने सारे विलेजर्स थे वो बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ जीते थे, उनकी नीड्स जो है वो बहुत ही कम होती थी। और जो भी उनकी नीड्स होती भी थी ना गांव वालों की, वो वहीं के लोकल्स आर्टिसंस या फिर कारीगर्स के द्वारा जो वो कंप्लीट हो जाता था। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जितने सारे गांव थे वो सब सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट कहने का मतलब ये हुआ कि जितने सारे गांव की जो जरूरतें हैं वो उसी गांव में और उसी आसपास के लोगों के द्वारा, कुछ कारीगरों के द्वारा वो कंप्लीट हो जाता था। जैसे कि देखो कौन कौन से कारीगर होते थे। तो वीवर्स आपको इजिली गांव में मिल जाता, ब्लैक स्मिथ मिल जाता, कारपेंटर्स मिल जाता और अदर स्किल जो वर्कर्स हैं वो मिल जाता। तो इस तरह से जो लोगों की नीड्स थी एक गांव में वो बेसिकली सभी चीजें पूरा हो जाया करते थे। और ये जो सामान है वो लोगों के द्वारा घरों पे और उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा मिल करके बनाया जाता था। तो ये जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, जिसमें जितने सारे लोग से हैं, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब मिल करके ही किसी चीज का प्रोडक्शन किया करते थे, उसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टम। लेकिन बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स लीड टू द इंक्रीज इन ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो बाद में क्या होता है कि जब धीरे धीरे जो लोगों की नॉलेज है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो बढ़ने लगता है, वो नए नए लैंड्स का डिस्कवरी करते हैं और जो ट्रेड है वो आगे बढ़ता है। तो ट्रेड बढ़ने के साथ क्या होता है, नए नए टाउन्स और सिटीज का जो ग्रोथ है वो होने लगता है। ट्रेड की वजह से लोगों में जो ट्रेडर्स लोग थे वो ज्यादा वेल्दी होने लगे थे। मिडिल क्लास लोगों का जो है वो आना स्टार्ट हो गया था। तो लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ने लगा था। और जब लोगों के पास पैसा आता है ना और लोगों के पास जब पैसा बढ़ जाता है तो उसके जो ख्वाहिशें हैं, उसकी जो लग्जरियस लाइफ है वो बढ़ने लगता है। तो इसी नीड्स को पूरा करने के लिए द डिमांड फॉर कंज्यूमर एंड लग्जरी आइटम्स ग्रेटली इंक्रीज। तो जो लोगों की डिमांड थी, कस्टमर की जो लग्जरी आइटम्स की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो डोमेस्टिक सिस्टम है ना, तो डोमेस्टिक सिस्टम लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा और इसीलिए एक इम्प्रूव्ड सिस्टम जो है उसकी जरूरत पड़ने लगी। इनिशियली अ मॉडिफाइड एंड मोर इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक मॉडिफाइड और एक इफेक्टिव सिस्टम जो वो इवॉल्व होता है, जिसे हम लोग पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। इट वॉज कॉल्ड द पुटिंग आउट सिस्टम, अंडर विच मर्चेंट्स पुट आउट और सप्लाइड द रॉ मटेरियल टू द आर्टिसंस एंड लेटर सोल्ड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन डिस्टेंट मार्केट। जब लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी तो इसी सिस्टम, जो डोमेस्टिक सिस्टम था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया
कि जो सप्लायर्स और जो मर्चेंट्स वो क्या करने लगे कि इन सबको जो है वो बाहर से रॉ मटेरियल लाके आर्टिसंस को देने लगे, और आर्टिसंस का जो प्रोडक्ट थे उसको बाहर जो ले जाकर के दूसरे मार्केट में बेचा जाने लगा। और अब जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन लोगों को मर्चेंट के द्वारा जो है वो पेमेंट दिया जाने लगा, वेजेस दिया जाने लगा, और जो वर्कर्स हैं और आर्टिसंस हैं वो एक तरह से वो सारा मर्चेंट के अंडर आ गया, और मर्चेंट के हिसाब से अब जो आर्टिसंस हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो काम करने लगे। और ये जो सिस्टम था वो अब फैक्ट्री सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा था, या फिर ऐसे कर सकते हैं ये जो दिस सिस्टम वाज प्रीकर्सर्स टू द फैक्ट्री सिस्टम दैट फॉलोड, यानी कि जो फैक्ट्री सिस्टम है वो इसी मॉडिफाइड सिस्टम को एक तरह से फॉलो करके समाज में आता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली आप एक वर्ड में ऐसे समझ सकते हो जिसमें मशीन्स का ज्यादा यूज होना शुरू हो गया था। तो 18th सेंचुरी के मिड ऑफ द 18th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ रिमार्केबल इन्वेंशंस लेड, बहुत सारी इन्वेंशन जो है वो होना स्टार्ट होता है। इसके बारे में लोग अभी आगे देखने वाले हैं। बहुत सारी मशीनों का जो है वो आविष्कार और इन्वेंशन किया जाने लगा था। एक तरह से मशीनों के द्वारा प्रोडक्ट्स का जो है, लोगों के नीड्स के जो प्रोडक्ट थे उसका जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ कि अचानक से जो इंग्लैंड का इकोनॉमी था वो बढ़ जाता है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड में, और विच बिकेम टू बी नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। गुड्स प्रोडक्शन का जो पुराना सिस्टम था उसको बिल्कुल ये बदल के रख देता है। उसकी मेथड्स को चेंज हो जाता है, उसका टेक्निक चेंज हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है, प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन जो था गुड्स का वो बिल्कुल बदल जाता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली आता है इसके खास क्या फीचर्स था। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके देखने वाले हैं। तो जो मेन फीचर्स है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि डोमेस्टिक सिस्टम जो था प्रोडक्शंस का वो अब रिप्लेस हो गया था फैक्ट्री सिस्टम से। और दूसरा फीचर्स था कि जो मैनुअल लेबर के द्वारा जो है वो गुड्स का पहले डोमेस्टिक सिस्टम निर्माण होता था वो अब मशीन्स में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि अब जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो मशीन के थ्रू होने लगा था। और थर्ड पॉइंट कहता है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो था, जहाँ पे बहुत कम मात्रा में चीजों का वो प्रोडक्शन हो पाता था, वो अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, यानी कि अधिक मात्रा में जो है वो चीजों का निर्माण हो पा रहा था ये मशीन की वजह से। तो फैक्ट्रीज बेसिकली जो है रिच मर्चेंट लोग थे, जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा ऑन किया जाता था, और ये लोग बाद में जाकर के मर्चेंट जो है उसी को हम लोग कैपिटलिस्ट के नाम से फैक्ट्री जो है वो ऑन किया जाता था, इसके हम लोग कैपिटलिस्ट के नाम से जानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आखिर कॉज क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंग्लैंड में आने का। इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके पीछे का मेजर कारण क्या होता है, ऐसा क्या हो रहा होता है इंग्लैंड में जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आता है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। तो पहला है सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल दैट मीन्स जो लोग हैं वहाँ के जो मर्चेंट और ट्रेडर्स कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग के पास जो है वो वेल्थ का इनॉर्मस वेल्थ, उनका जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक है उसमें ग्रोथ आ गया था, क्योंकि वो लोग अब ट्रेड करना शुरू कर दिए थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। वो लोग अब प्रोडक्शंस का जो है वो धीरे धीरे जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा अल्टर्ड करके, उसको मॉडिफाई करके अपना जो प्रोडक्ट्स है प्रोडक्शंस को बढ़ा करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करना स्टार्ट कर दिया था। इधर में उसका इकोनॉमी बढ़ गया था, उसका पैसा जो है वो ट्रेड की वजह से बढ़ने लगा था। फैक्ट्री और इंडस्ट्री वगैरह डालना शुरू करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सरप्लस कैपिटल वाज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्री। और इसी वेल्थ का उपयोग वो करता है इंडस्ट्री लगाने में और फैक्ट्री लगाने में। दूसरा रीजन है स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब जो वहाँ की शासन है, प्रशासन है, जो सरकार है वो स्टेबल था, बार बार चेंज नहीं हो रहा था। इसके वजह से क्या हो रहा था कि जो व्यापारी वर्ग है, जो मर्चेंट लोग हैं, यानी कि जो आपका इंडस्ट्री सेटअप करने वाले कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको सरकार का फेवर मिल पा रहा था, क्योंकि वो सरकार को उसके बदले में चीज कुछ पैसे या तो बोलो कुछ टैक्सेस पे करती होगी, इससे सरकार का सपोर्ट मिल गया। और जब सरकार का सपोर्ट मिल गया तो कोई भी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंग्लैंड में जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पहले हो चुका था, और इसका मेन जो आपका रिजल्ट ये हुआ कि अब लोगों को जो खाने पीने की जरूरतें थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो नीड्स थी वो भरपूर मात्रा में मिलने लगा था। दैट मीन्स अब जो लोग हैं वहाँ के इंग्लैंड के जो अब लोग थे उन्हें खाने पीने की चीजों की कमी नहीं हो रही थी। तो इसीलिए वो जो अपना जो खाली समय है और जो दिमाग है वो दूसरी चीजों पे
लगा पा रहे थे। द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दैट प्रेसिडेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस वाज ड्यू टू द consolidations of land holdings through the enclosures, improvement in agriculture method such as rotations of crops and the productions of new farming machinery which increased agriculture production। तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो मशीन्स वगैरह यूज करने की वजह से जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है, अब लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पीछे का रीज़न ये भी था, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। देखो होता क्या है, जब गांव में एग्रीकल्चर का लोगों सिस्टम था तो लोग जो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और जितने सारे वर्कर्स कम्युनिटी के लोग थे वो भी, उनको भी आराम से खेतों में काम मिल जाया करता था। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन आता है, नए नए मशीन्स वगैरह का यूज किया जाने लगा एग्रीकल्चर करने के लिए भी, तो जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब गाँव में काम नहीं मिल पा रहा था। तो वो लोग क्या करते हैं, टाउन की तरफ माइग्रेट करते हैं, टाउन और सिटीज की तरफ, और वो रेडी हो जाते हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह में कम पैसे में काम करने के लिए। तो एक तरह से जो फैक्ट्रीज के ऑनर थे उन्हें बहुत ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ता था, और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लोगों को अपने यहाँ पे रख पा रहा था। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। तो जो आपका इंग्लैंड है वहाँ पे इसेंशियल रिसोर्सेज था कोल एंड आयरन का, और जिसका इन्वेंशन सब हो चुका था, जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा हेल्प करता है इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। और ये जो कोल एंड आयरन का जो प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी था वो इंग्लैंड के नॉर्दर्न पार्ट में मेनली था, जिसकी वजह से नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इन्वेंशंस। तो बेसिकली होता क्या है, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी इन इंग्लैंड क्रिएटेड कंडीशन दैट वर कंडक्टिव टू क्रिएटिविटी। देखो पॉलिटिकल और जो सोशल स्टेबिलिटी है, पहली बात जो सरकार है वहां का वो स्टेबल हो गया था, तो इसके वजह से क्या था कि जो लोग थे उनको अपना एक, जो लोग थे उनको खाने पीने की चीजें की कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था वो उसमें मशीनों का यूज होने लगा था, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो भी स्टेबल हो गया था। और जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो गवर्नमेंट स्टेबल होने की वजह से पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो भी स्टेबल था इंग्लैंड में, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास एक फ्री और कंडक्टिव टाइम मिल पाता है अपने क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो पूरे तरीके से बेस्ड था मैकेनाइजेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। जो कॉटन का इंडस्ट्री था, यानी कि जो कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री थी, उसका सबसे पहले मैकेनाइजेशन होता है। मैकेनाइजेशन मतलब उसका मशीनीकरण होता है। जो पहले मैनमेड हुआ करता था उसे अब मशीन्स के थ्रू जो है वो बनाने जाने लगा था। और ये जो है ये जो पार्टिकुलरली मैनचेस्टर कहा जाने वाला है वो कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर बनता है। सबसे पहले वहीं पे फैक्ट्रीज वगैरह लगना शुरू होता है, और उसके बाद सेकेंड फेज में जो अलग अलग इंडस्ट्री थी, अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेस है वहां पे भी ये फैलता है। तो 1835 में एक देखो मशीनीकरण होने की वजह से ये जो आपका जो कॉटन का इंडस्ट्री है, और हम लोग अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से नई न्यू मशीन्स का जो है वो इन्वेंशन उस वक्त हो गया था, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी ज्यादा हेल्प कर। न्यू मशीन जैसे कि हारग्रीव्स का स्पिनिंग जेनी, जॉन केज का फ्लाइंग शटल, और अर्कराइट्स का वाटर फ्रेम, कार्टरीट का पावर लूम, एंड एलिविटनी का कॉटन गिन, ये सब इम्प्रूव द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सब क्या करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करता है, यानी कि धागे बनाने का, धागे काटने का, कपड़े सिलने का, बहुत सारी जो मशीनें हैं वो अभी तक इन्वेंट हो चुका था, और इसीलिए फर्स्ट फेज में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट है न्यू कमेंस का पंप, जेम्स वाट का स्टीम इंजन यूजिंग स्टीम पावर, एंड डेविस का सेफ्टी लैम्प जो है वो हेल्प करता है एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम कोल माइंस। तो न्यू कमेंस का पंप सिस्टम, जिसकी वजह से खदानों से पानी निकाला जा पा रहा था। स्टीम इंजन जो है जेम्स वाट का बनाया गया, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा हो गया था। और जो डेविस के द्वारा सेफ्टी लैंप जो बनाया गया, इसकी वजह से खदानों के अंदर, माइंस के अंदर जो लोग हैं वो रात के टाइम में भी अच्छे से काम कर पा रहे थे। और इसी तरह के और इन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि आपका जॉर्ज स्टीफंस का स्टीम लोकोमोटिव, जॉन मैकडम्स का रोड बिल्डिंग टेक्निक्स, और थॉमस एडिसन का इनकैंडेसेंट लैंप। ये जो लैंप था, हम लोग जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण करा था। फिर ग्राहम बेल्स का टेलीफोन, एंड मार्कोनीज का जो टेलीग्राफ है, वो कुछ इन्वेंशंस है जो अभी तक हो चुके थे, जिसमें जेनी है डेटिंग 1832। ये सब कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीनें हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और मशीन देख सकते हो, ये प्रोटोटाइप है जेम्स वॉट का स्टीम इंजन का, जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के काफी ज्यादा हेल्प करता है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेवल सुप्रीमेसी। तो नेवल सुप्रीमेसी दैट मीन्स क्या ना, कि जो आपका इंग्लैंड थी और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी
वो उसके पास एक पावरफुल नेवी था। इंग्लैंड हैड एक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज, जो इंग्लैंड है वो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज जो है वो एक्वायर कर चुकी थी। मतलब उसके जो वो बहुत सारे देशों पे, छोटे मोटे और गरीब देशों को अपने अंडर में ले लिया था, उस पे वो अपना शासन चला रहे थे। दीज कॉलोनीज वर यूज्ड बाय एज सप्लायर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल। और ये जो कॉलोनीज था जहाँ पे वो जाके और शासन चला रहा था, वहां से वो बहुत 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 ही कम दाम पे जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए उसको वो अपने यहाँ पे लेके आ रहा था, जो स्टिमुलेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उसे जो रॉ मटेरियल चाहिए था कपड़े बनाने के लिए या तो बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए, वो उसको कॉलोनीज कंट्रीज से मिल जा रहा था, क्योंकि उसके पास नवल सुप्रीमेसी थी। वो आराम से जो शिप्स वगैरह है उसको वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज कर पा रहा था, और साथ ही साथ अपने यहाँ की जो कंपनीज थी उसकी सुरक्षा के लिए भी नवल सुप्रीमेसी हेल्प कर रही थी। एक इमेज देख सकते हो यहाँ पे है द स्टीम शिप्स HMS वॉरियर, द फर्स्ट आयरन क्लैड वर्कशिप इन द ब्रिटिश नेवी। तो ये ब्रिटिश नेवी की एक इमेज है, बड़ी बड़ी शिप्स जहाँ पे आपको दिख रही होगी। ओके, तो वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, अब आगे का जो टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी दूसरे और इंटरेस्टिंग वीडियो